राइट। एक बच्चा था जिसकी उम्र 17 साल थी, 17 ईयर्स ओल्ड। और उस दिन उसने जो है बेहतरीन अच्छे कपड़े पहने, जो उसके पास मैसर से सबसे बेहतरीन कपड़े उसने पहने, और अपनी जो बाइसाइकिल थी, अपनी साइकिल लेकर के वो अपने कॉलेज की तरफ चला गया। और बहुत खुशो-खुर्रम था, साइकिल को बहुत ज़ोर से पैडल मार रहा था और तेज़ रफ्तारी के साथ वो अपने कॉलेज को जा रहा था। उस दिन उसके प्लस 2 का रिज़ल्ट आने वाला था। यानी कि 12th का उसका रिज़ल्ट आने वाला था, उसके लिए वो तेज़ रफ़्तारी से जा रहा था और बहुत खुशो-खुर्रम था कि उसे ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा, और वहाँ वो ये सोच के अपने दिमाग में गुमान कर रहा था कि उसे मेडिसिन में एडमिशन मिलेगा, इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलेगा। इस ख़्याल के साथ बहुत तेज़ रफ़्तारी से वो बच्चा जा रहा था, और जैसे ही वो स्कूल पहुँचा, देखा कि एक बहुत जंब-ए-गफ़ीर है, एक बहुत क्राउड है, जो स्कूल की तरफ कॉलेज की तरफ भाग रहा है, और अपने रिज़ल्ट को देखने के लिए लोग एक-दूसरे से छलांग रहे हैं, और जाकर के नोटिस बोर्ड में हर एक अपना रिजल्ट दिख रहा है। तो इस बच्चे ने भी कोशिश की कि वो खुद भी बहुत तेज़ रफ्तारी से लोगों को हटाते हुए पहुंचा, और वो फर्स्ट सबसे पहले डिस्टिंक्शन में अपना देखा कि रिजल्ट, वहां पर उसे अपना रिजल्ट नज़र नहीं आया। दिल धड़कना शुरू हुआ, और फिर उसके बाद उसने फर्स्ट क्लास की स्टूडेंट की लिस्ट में अपना नाम देखा, वहां नाम नज़र नहीं आया। फिर उसके बाद वो उसके नीचे पहुंचा, और वहां पर वो जो है सेकंड क्लास की लिस्ट में अपना नाम देखा, और वहां भी उसे अपना नाम नज़र नहीं आया। उसके बाद आखिर में बहुत ही दिल धड़कते हुए उसने अपने आप को देखा कि कहीं मेरा नाम जो है थर्ड क्लास या जस्ट पास क्लास स्टूडेंट की लिस्ट में तो नहीं है। जब उसमें सर्च किया तो उसे वहां पर भी अपना नाम नज़र नहीं आया। अब तो उसके हाथ पैर फूल गए। अंदर जाकर के मालूमात किया कि क्या है उसके साथ मामला, और मालूम हुआ कि उसका नाम जो है फेल की लिस्ट में है। प्लस 2 में फेल होना उसके लिए एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर बन गया, और उसने उसी लम्हे से रोना शुरू किया, आंखों से आंसू रवा होने लगे, बहुत ज़्यादा स्क्रीमिंग करने लगा, इतना रोने लगा कि वहाँ से वो जब निकला तो उसे मालूम नहीं है कि उसका घर किस तरफ है और जा किधर रहा है। आंखों से सैलाब रवा है, कंटिन्यूअसली वो बच्चा रो रहा है, और उसके साइकिल के पैडल पे उसके पैर पड़ रहे हैं। बेसिम्त वो अपना सफ़र कर रहा है, और सफ़र करते करते वो शहर से आगे निकल गया। 1 किलोमीटर खत्म हो चुके, 2 किलोमीटर खत्म हो चुके, 3 किलोमीटर खत्म हो चुके, 4 किलोमीटर खत्म हो चुके। वो सिटी से बाहर चलता चला गया, यहाँ तक कि पूरी सिटी खत्म हो गई, और सिटी से बाहर निकल के भी वो आगे बढ़ता चला गया। शहर कितनी दूर, 2-3 किलोमीटर दूर हो गया। जब उसके पैर थक गए 7-8 किलोमीटर के बाद, अब उसके पैर जवाब दे चुके, उसका मेंटल जो सोच थी कि मैं अपने आप को सुसाइड कर लूँ, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, मेरी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे वालिदैन मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरे घर वाले मुझे धुतकार देंगे, फ़लाँ लोग, अतराफ़-अकनाफ़ के लोग क्या कहेंगे। इस तरह के मुख्तलिफ़ ख़यालात उसके दिमाग में आ रहे थे, और उन ख़यालात की बुनियाद पर वो अपना एक पूरा प्लान बना रहा था कि मेरी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। वो वहाँ से शहर से दूर-दूर चला जाता है। 6-7 किलोमीटर के बाद एक छोटा-सा गाँव आता है, उसके करीब में एक दरगाह होती है, दरगाह के साथ एक क़ब्रिस्तान लगा हुआ होता है, और वो अपने आप को वहाँ पर जा कर के थक-हार करके अपनी साइकिल एक तरफ रखता है, और वो दरगाह और क़ब्रिस्तान में वो बच्चा चला जाता है। 17 साल का नौजवान है, जिसका प्लस 2 का 12th का रिज़ल्ट उसका जो है एक पेपर में फ़ेल हो जाता है, और वहाँ पर वो पहुँच कर के अपने आप को कंपेयर करता है उन क़ब्रिस्तान में पड़े हुए मुर्दों के साथ, और वो ये समझता है कि ये क़ब्रिस्तान में जो मुर्दे हैं ये मेरे से बहुत बेहतर हैं। इनकी ज़िंदगी तो अच्छी है, मेरी ज़िंदगी तो बहुत ख़राब है। इस तरह की मुख्तलिफ़ सुसाइडल थिंकिंग और मुख्तलिफ़ ख़यालात उसकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। वो अपने आप को हमेशा कंपेयर करके कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी चाहिए। इस तरह के मुख्तलिफ़ ख़यालात उसके दिमाग में आ रहे हैं, और बहुत ही ख़राब सिचुएशन से वो गुज़र रहा है वो बच्चा। उस दौरान में एकदम से उसे एक रोशनी नज़र आती है। वो ये महसूस करता है कि मुझे कुछ न कुछ ज़िंदगी में करना चाहिए। ये मेरा एंड पॉइंट नहीं है। मुझे यहाँ से एक तब्दीली के लिए आगे बढ़ना चाहिए। वो महसूस करता है कि जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुज़ार कर के ख़बर में चले गई, उनका तो टाइम ख़त्म हो गया। अब मुझे अपने आप को इस तरह से बनाना है कि दुनिया में कोई ताकत मेरा मुकाबला ना कर सके। वो एक अज़म, एक हौसले के साथ, एक पावर के साथ, एक हंगर के साथ, एक भूख के साथ वो आगे बढ़ता है, और फिर वापस घर में आकर के अपने वालिदैन से डिस्कस करता है। कुछ सब्जेक्ट्स को पहले पास हो जाता है, फिर कुछ सब्जेक्ट को रिजेक्ट करता है, और फिर उसमें पास होकर के वो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है, और इंजीनियरिंग में आगे बढ़ते वो अपने ना सिर्फ ये कि फाइनल ईयर में अपने कॉलेज को टॉप करता है, बल्कि अपने रीजन और अपनी यूनिवर्सिटी में सेकेंड नंबर आता है। अज़ान मोहतरम, मैंने एक शॉर्ट स्टोरी आपको सुनाई।
इस स्टोरी से आपने क्या महसूस किया? आप में से और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताइए कि कोई आदमी एक बड़े गोल को हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है आदमी को? नॉट स्टेपिंग स्टोन। और क्या चीज हो सकती है? कॉन्फिडेंट, एम्बिशन, कॉन्फिडेंट, ये तमाम चीजें बता रही। हिकमत, मोटिवेशन, चांसेस अंटिल यू डाई। जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है किसी भी लाइफ की? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो सकती है? मैं अगर ये कहूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में होती है, वो भूख है, हंगर है। क्या आप मानेंगे, यकीन करेंगे कि हंगर सबसे इंपॉर्टेंट है? यानी कि कहा जाता है ना कि जो है ना, क्या कहा जाता है, किसी भी इजाद की माँ क्या होती है? जरूरत इजाद की माँ होती है, राइट? जरूरत इजाद की माँ होती है। और किसी भी चीज को क्लाइमेक्स तक पहुंचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट भूख होती है, डिजायर होते हैं, वो ख्वाहिश होती है, वो जज्बा होता है, जिसे हम बाज़ वक़्त एम्बिशन का नाम देते हैं, बाज़ वक़्त कॉन्फिडेंट का नाम लेते हैं, लेकिन असल में बर्निंग डिज़ायर, बहुत सही अल्फाज इस्तेमाल किए तौसीफ हमीद साहब ने। बर्निंग डिज़ायर, भूख। ये भूख जितनी स्ट्रांग होगी, एक लेजी से लेजी आदमी को, फादर को घर से बाहर निकालने पर आमादा करती है वो भूख। एक आदमी को पैसा कमाने पर आमादा करती है वो भूख, वो बर्निंग डिजायर। वो बर्निंग डिजायर अगर हमारे अंदर नहीं होगा तो हम अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी चीज के लिए, चाहे वो दीन हो, चाहे फिजिकल बॉडी हो आपकी, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपके रिलेशनशिप हो, चाहे आपके बच्चों के साथ पेरेंटिंग का मामला हो, हर चीज में अगर आपके पास डिजायर नहीं है, बर्निंग डिजायर नहीं है, भूख नहीं है, तो आप चीज को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें देखना चाहिए कि हमारे अंदर बर्निंग डिजायर है नहीं है। कॉन्फिडेंट हो सकता है, मोटिवेशन हो सकता है, किसी लम्हे के लिए वो चूक जाए, लेकिन बर्निंग डिजायर आदमी को रोकने नहीं देगी जब तक कि वो मंजिल तक ना पहुंच जाए। तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में बर्निंग डिजायर है क्या चीज? आप में से हर शख्स लिखिए कि आपके जिंदगी में बर्निंग डिजायर है क्या चीज? कौन सा बर्निंग डिजायर आपके पास है? लिखिए आप चैट बॉक्स में। आपकी भूख क्या है? पैसा हासिल करने के लिए आपकी भूख क्या है? फैमिली रिलेशनशिप में आपकी भूख क्या है? करियर में आगे बढ़ने के लिए आपकी भूख क्या है? आप कहेंगे कि ये भूख इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जो आदमी को जो है फर्श से उठा करके आफताब तक ले जाती है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, भूख। अजीज साथियों, इस पर जितना आप फोकस करेंगे उतना आपको चीजें समझ में आएगी। जन्नत का हुसूल जो है वो भी एक भूख है। वो जब आपकी आएगी तो आप उस मुकाम तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ेंगे, वरना आप उस मुकाम पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपनी भूख को तलाश करें। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर देता हूँ, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, उनको कहते हैं 1-to-1 सेशन में कि भाई हमारी फैमिली रिलेशनशिप उतनी स्ट्रांग नहीं है, हम दोनों जो है वो जैसे पटरी के दो पहिए, दो टायर होते हैं, जो दो ये होते हैं, उसी तरह हमारी गुजर रही है, गाड़ी के दो पहियों की तरह गुजर रही है। हमारे अंदर जो है लव एंड अफेक्शन नहीं है, इंटीमेसी नहीं है, हम एक दूसरे के साथ ये नहीं है। तो अगर मैं आपसे सवाल करूं कि पहले के 4 दिन आप रिवाइंड कीजिए, शादी के 4 दिन आप रिवाइंड कीजिए, किस तरह से आपकी जिंदगी थी 4 दिन जब आप रिवाइंड करेंगे? तो 4 दिन आप देखेंगे, शुरू के 4 दिन में आपका मामला क्या था? आपकी बीवी ने जैसे ही कहा कि ये काम कर दीजिए, तो आप फुल नाचते हुए जाएंगे, फौरन वो चीज़ उठा करके ले आएंगे, कहेंगे कि मुझे एक बहुत जो है ज़रा खाना बोल रहा है जी कोई दिल। तो आप कैसे करेंगे? अरे अभी जाऊंगा मैं, उठ करके भागेंगे और जा करके वो सामान लेकर करके आपके बीवी को देंगे। ऐसा ही होता है ना? हम में से बेशतर लोगों ने ऐसा किया, शुरू के 4 दिन पूछने से पहले हमने तमाम मरहले को हल कर दिया। ऐसा ही हुआ है ना? क्यों होता है ये? क्योंकि ये जो स्टार्टिंग जो लव एंड अफेक्शन था, जो आप बोलने से पहले आपकी जो बर्निंग डिजायर थी, वो आपको उस इंटीमेसी की तरफ ले जा रही थी। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ? 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद क्या हुआ? हमारा मामला ये हुआ कि अब हम जो है ना, अगर आपको कहें कि बेसरा वो चीज ला दीजिए, अरे क्या मैं रोज रोज मुझे करना है क्या? है? हर वक्त मुझे ही बोलते हैं कि आप खुद जाकर के आप जरा कर लीजिए। तो ये जो कैफियत हमारी पैदा हुई है, क्यों हुई है? क्योंकि वो इंटीमेसी खत्म हो गई है, वो लव एंड अफेक्शन खत्म हो गया है, और जो जिम्मेदारी का एहसास था वो खत्म हो गया है। हमें होना ये चाहिए था कि हमारी लाइफ जो है वही, हम अगर चाहते हैं कि उसी तरह की लाइफ हो, तो हमें क्या करना है? लाइफ को फिर एक बार स्टार्ट करना है, लव एंड अफेक्शन की लाइफ। वो बर्निंग डिजायर हमारे अंदर पैदा करना है, वो इंटीमेसी का हिस्सा हम अपने अंदर पैदा करेंगे, तो यकीन जानिए कि आप लाइफ में बहुत बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हैं। ये पहला पॉइंट था जो मैं आपके सामने आज रखना चाह रहा था।